जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SVN क्लासेज में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। गला खराब है लेकिन फिर भी क्लास कंटिन्यू जा रही है और कंटिन्यू ही जाएगी अब। और 2 से 3 दिनों में प्रस्तावना वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके बाद भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे और उसके बाद भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ आगे भाग 2, 3, 4 ऐसे ही क्रम से बढ़ते जाएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने संप्रभुता के बारे में बात किया था पूरे डिटेल में। लोक प्रभुता क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है, लोक प्रभुता का विचार किसने दिया था, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात किया था। और आज के क्लास में हम लोग समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संप्रभुता के बाद समाजवाद का जिक्र किया गया है। तो समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद के कितने प्रकार होते हैं और भारत में जो समाजवाद का स्वरूप है वो कैसा है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो पूंजीवाद और समाजवाद मेनली यही 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था या कुछ देशों में पूंजीवाद का प्रचलन देखा जाता है, तो कुछ देशों में समाजवाद का प्रचलन देखा जाता है। तो ये पूंजीवाद क्या होता है और समाजवाद क्या होता है? तो देखिए, पूंजीवाद में पूंजीपतियों का बोलबाला होता है और जो पूंजीवाद कॉन्सेप्ट है इसमें जो उत्पादन के प्रमुख साधन हैं उन साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। जैसे प्राइवेट कंपनियां हो गई, प्राइवेट संस्थाएं हो गई, ऐसी सारी चीजें। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हो उसे हम पूंजीवादी व्यवस्था बोलते हैं या पूंजीवाद की संज्ञा देते हैं उसको। तो यहाँ पे हमको पूंजीवाद पढ़ना नहीं है, चूंकि 2 ही कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में देखे जाते हैं। जनरली यही 2 देखे जाते हैं, कहीं कहीं मिला जुला स्वरूप दिखाई देता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे पूंजीवाद के बारे में हम लोग लिखेंगे कि पूंजीवाद पूंजीवाद की क्या विशेषता है? उत्पादन के प्रमुख साधनों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण। निजी व्यक्तियों का नियंत्रण। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? जैसे अमेरिका हो गया। तो ये हो गया पूंजीवाद। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली समाजवाद पे ध्यान केंद्रित करना है कि आखिर समाजवाद होता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग समाजवाद की बात करेंगे तो देखिए, पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग समाजवाद। सोशलिज्म। देखिए, समाजवाद में क्या होता है
कि जो भी उत्पादन का साधन होता है उस पे सरकार का नियंत्रण होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं और उसी को ही हम समाजवाद का नाम देते हैं। और ये जो समाजवाद है, भारत में भी समाजवाद है, लेकिन भारत में जो समाजवाद है उसकी प्रकृति अदर देशों के समाजवाद की तुलना में थोड़ी सी भिन्न पाई जाती है। अब कैसे भिन्न है, जब भारत में समाजवाद का स्वरूप हम अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें कि कैसे भिन्न है। तो देखिए, जो समाजवाद होता है इसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। और मैं पीछे की क्लास में बता चुका हूं कि देश या देश के लिए यहां पे हमारे संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो समाजवाद की जो व्यवस्था है इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें समाज को सबसे ऊपर रखा जाता है। अर्थात यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें समाज को सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर इसकी दूसरी विशेषता देखेंगे तो इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसके साथ ही साथ जो समाजवाद की व्यवस्था है, इस समाजवाद व्यवस्था में गरीब और जो भी मजदूर वर्ग हैं उनके कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो भी वंचित लोग हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है और उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। योजनाएं लाके, चाहे विभिन्न प्रकार से सहयोग करके उनको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। देखिए, पूंजीवाद में भी समाज के लोगों का वहां पे भी भागीदारिता होती है, लेकिन वहां पे जो उत्पादन के साधन है वहां पे निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। उनके स्वामित्व में अदर लोग वर्क करते हैं, लेकिन यहां पे सरकार के स्वामित्व में समाज के लोग वर्क करते हैं। क्योंकि अगर किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में अगर कोई कार्य कर रहा है तो हो सकता है कि वह निजी व्यक्ति जिसके भी अंडर में कार्य किया जा रहा है, वो जो भी कार्य करने वाला व्यक्ति है उसके अधिकारों का हनन किया जा सके, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे, और ये जो समाजवाद है ये भी मुख्यतः दो प्रकार के देखे जाते हैं। एक तो साम्यवादी समाजवाद है और एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। साम्यवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद में बेसिक सा डिफरेंस यही है कि साम्यवादी जो समाजवाद है इसमें जो सरकार का नियंत्रण होता है वह लोकतांत्रिक समाजवाद की तुलना में अधिक कठोर होता है। और जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है उस पे जो सरकार का नियंत्रण होता है उत्पादन के साधनों पर, वो अपेक्षाकृत कम होता है, कम कठोर होता है। अगर साम्यवादी, इसी को मार्क्सवादी समाजवाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो साम्यवादी समाजवाद अगर दिया गया था तो ये मार्क्स के द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स था उसके द्वारा। यही वजह है कि इसको मार्क्सवादी समाजवाद भी बोला जाता है। और ये जो साम्यवादी समाजवाद है इसका स्वरूप चाइना हो गया, रसिया होगा, इन देशों में देखने को मिलता है। लेकिन भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के काफी नजदीक है। हम अभी बात करेंगे कि भारत में समाजवाद का स्वरूप कैसा है। तो यहां पे पहले हम लोग देख लें समाजवाद। तो समाजवाद में समाज को ऊपर रखा जाता है, समाज को सबसे ऊपर।
उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसके साथ ही साथ गरीबों और मजदूरों की कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो वंचित वर्ग हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो समाजवाद और पूंजीवाद में आपने बेसिक डिफरेंस देख लिया। यहाँ पे फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो समाजवाद होता है इसके दो स्वरूप होते हैं, एक साम्यवादी हो गया या मार्क्सवादी हो गया। साम्यवादी आबलिक मार्क्सवादी समाजवाद, और दूसरा जो देखने को मिलता है वो लोकतांत्रिक समाजवाद। इस पे हमने बताया कि सरकार का कठोर नियंत्रण होता है, कठोर नियंत्रण। और इसमें हमने बताया कि अपेक्षाकृत कम कठोर नियंत्रण। ये हो गया साम्यवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद में बेसिक डिफरेंस। और समाजवाद में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है इस पे हम लोगों ने बात कर लिया। इसके साथ ही साथ जब बात की जाए कि भारत में किस प्रकार का समाजवाद है, तो देखिए भारत में समाजवाद का स्वरूप, भारत में किस प्रकार का समाजवाद पाया जाता है, तो देखिए पूरे विश्व में तो दो प्रकार के विचारधाराएं दिखाई देती हैं, या तो पूंजीवाद या तो समाजवाद। कहीं कहीं समाजवाद में साम्यवादी समाज दिखाई देता है तो कहीं कहीं पे लोकतांत्रिक समाजवाद दिखाई देता है। लेकिन भारत में समाजवाद का कौन सा स्वरूप अपनाया गया है यह भी चर्चा का विषय है। तो भारत में जो समाजवाद का स्वरूप दिखाई देता है वो न तो पूर्णतया पूंजीवाद पर आधारित है और न तो पूर्णतया समाजवाद पर आधारित है। भारत में जो समाजवाद का स्वरूप दिखाई देता है वो मिश्रित समाजवाद का स्वरूप दिखाई देता है। और ये जो मिश्रित समाजवाद का स्वरूप है, ये मिश्रित जो स्वरूप दिखाई देता है ये लोकतांत्रिक समाजवाद के काफी निकट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में जो समाजवाद का स्वरूप है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के काफी नजदीक वाला स्वरूप है। पूर्णतया लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है, क्योंकि यहां पे कुछ चीजें पूंजीवाद पे भी आधारित ग्रहण की गई हैं हमारे समाजवाद में, और कुछ चीजें लोकतांत्रिक समाजवाद से भी ग्रहण की गई हैं। और भारत में जो समाजवाद का स्वरूप है वो मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। और ऐसा स्वरूप ग्रहण करने के पीछे रीजन यह है कि भारत विभिन्नताओं का देश है और कोई एक व्यवस्था अपना के पूरे वर्ग के लोगों का
कल्याण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। भारत में विभिन्न प्रकार की असमताएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जीवन स्तर में भी विभिन्नता पाई जाती है, आय में भी असमानता है, जीवन स्तर में भी असमानता पाई जाती है, भाषा बोली सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी भारत में बहुत हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोचा, हमारे देश के जो भी संविधानविद थे जिन्होंने संविधान को लिखा, उन्होंने इस चीज़ को बखूबी ध्यान दिया कि भारत में विभिन्नताओं का अंबार सा लगा है और हमको एक ऐसे स्वरूप को अपने संविधान में लिखना होगा या भारतीयों को देना होगा जो कि सारे वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित कर सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत में जो समाजवाद का स्वरूप है वो मिश्रित स्वरूप को ग्रहण किया गया। और ये जो मिश्रित समाजवाद का स्वरूप है ये लोकतांत्रिक समाजवाद के काफी नजदीक है। और भारत में जो लोकतांत्रिक समाजवाद का स्वरूप है वो नेहरू जी की विचारधारा पर आधारित है। और 1982 में सुप्रीम कोर्ट में एक डीएस नकारा केस था, उसमें समाजवाद को स्पष्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसमें बताया गया कि भारत में समाजवाद का ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो पालने से लेकर कब्र तक की सुरक्षा प्रदान करे, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें सुरक्षा प्रदान करे। भारत में ऐसा समाजवाद का स्वरूप होना चाहिए। आय की असमानता को कम कर सके, भारत में ऐसे समाजवाद का स्वरूप होना चाहिए। जीवन स्तर की जो असमानता है उसको कम करे, भारत में ऐसे समाजवाद का स्वरूप होना चाहिए। और मजदूर, शोषित, वंचित जो भी वर्ग हैं उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके, ऐसे समाजवाद का स्वरूप भारत में होना चाहिए। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये केस तो 1982 में थी सुप्रीम कोर्ट में डीएस नकारा केस, इसमें समाजवाद को स्पष्ट किया गया। लेकिन भारत में जो समाजवाद शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, समाजवादी शब्द, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ दिया गया। और 1982 में समाजवाद के स्वरूप को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया। यहां पे ये नहीं बताया गया कि उत्पादन के जो भी साधन हैं उस पे सारे लोगों का समान नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन यहां पे सारे लोगों को समान करने का प्रयास किया गया। पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा प्रदान करना, आय की असमानता कम करना। आय की असमानता कम होगी तो लोगों में बराबरी की भावना बढ़ेगी। जीवन स्तर की जो असमानता है उसमें कमी आएगी तो लोग एक दूसरे के बराबर होंगे। और मजदूर, शोषित और वंचित वर्गों का कल्याण अगर होगा तो वो भी हम लोगों के साथ समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत में मिश्रित स्वरूप को अपनाया गया। और लोगों के कल्याण हेतु ही बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं। जैसे कुछ योजनाएं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लाई जाती हैं लोगों के कल्याण के लिए सरकार के साथ मिलकर, कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाती हैं जो भी आय की असमानता कम करना हो, जीवन स्तर की असमानता कम करना हो या गरीब, शोषित, मजदूर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना हो, तो सरकार द्वारा भी योजनाएं लाई जाती हैं। और निजी सेक्टर के द्वारा भी कुछ ना कुछ किया जाता है इन लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए 1951 में भूमि सुधार किया गया, तो भूमि सुधार करने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि कुछ चंद लोगों के हाथों में पूरी भूमि है और उसको हम क्यों ना अपने लोगों में बांट दे ताकि सारे लोगों के लिए जीविका का साधन प्राप्त हो सके।
तो इसमें किसको ऊपर रखा जा रहा है? समाजीकरण को ऊपर रखा जा रहा है, समाजवाद को ऊपर रखा जा रहा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वो सिर्फ इसीलिए किया गया कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो पूरे देश के लोग बैंकों से जुड़ सकेंगे और उसका लाभ ले सकेंगे। अर्थात सारे लोगों के लिए जो बैंक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, तो किस लिए कराई गई? क्योंकि सारे लोग, जो भी वंचित शोषित मजदूर वर्ग है, वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सके और जीवन में इस उपयोग को ले सके अपने। मनरेगा जैसे लाया गया है, सरकार के द्वारा योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है ये, इसमें भी बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया जाता है। तो ये किस लिए लाया गया है? ताकि जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको हम रोजगार देंगे तो वो अपने जीविका का जो हिस्सा है वो प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, निःशुल्क शिक्षा जो 6 से 14 वर्षों के लिए है, तो ये किस लिए सारे प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं? ताकि जो भी शोषित मजदूर वंचित वर्ग के लोग हैं वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और कदम से कदम मिलाकर भारत के विकास में अपना सहयोग दे सकें। जिनके पास घर नहीं है, सरकार के द्वारा जैसे पीएम आवास योजना हो गई, ग्रामीण या शहरी, ये सिर्फ इसीलिए चलाया जा रहा है कि जिनके पास भी घर नहीं है उनको घर प्रदान किया जा सके। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लाकर किया जा रहा है। अब जैसे अडानी पावर प्लांट है, रिलायंस का पावर प्लांट है, तो इन सारे चीजों से जो भी उत्पादन होता है तो भले वो निजी सेक्टर के द्वारा उत्पादन किया जाता है, लेकिन उसका लाभ हम लोगों तक पहुंच पाता है। तो भारत में जो समाजवाद का स्वरूप है वो मिश्रित स्वरूप है, अर्थात पूंजीवाद की भी झलक कहीं कहीं दिखाई देती है और समाजवाद की भी झलक कहीं कहीं दिखाई देती है। और भारत में जो समाजवाद का स्वरूप है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के काफी नजदीक है और यह जो विचारधारा है वो नेहरू की विचारधारा से प्रेरित है। भारत में जो समाजवाद है, तो अगर आपसे पूछे कि समाजवाद क्या होता है और भारत में समाजवाद का स्वरूप कैसा है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अब आप लोग इस चीज को कर ले जाएंगे। और भारत की प्रस्तावना में जब प्रस्तावना लिखी गई थी उस टाइम समाजवादी शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो यहां तक हम लोग नोट कर लिए थे। और भारत में यहां पे आप लोग लिखेंगे भारत में समाजवाद का स्वरूप, तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि भारत में विशिष्ट प्रकार का समाजवाद पाया जाता है। और यह मिश्रित स्वरूप को दर्शाता है। मिश्रित स्वरूप को दर्शाता है। मिश्रित स्वरूप का मतलब हो गया कि यहां से पूंजीवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, समाजवाद में भी लोकतांत्रिक समाजवाद, इन दोनों का स्वरूप दिखाई देता है। और भारत में जो समाजवाद का स्वरूप है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा से प्रेरित है।
नेहरू जी की विचारधारा से प्रेरित है। और यहां पे हमने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीएस नकारा केस निर्णय 1982 में समाजवाद को स्पष्ट किया गया। स्वरूप स्पष्ट किया गया। ये सारी चीजें पॉइंट बना के आप लोग उसमें लिखेंगे जब भारत में समाजवाद का स्वरूप आप लोग लिखेंगे। और इसमें बताया गया, ठीक है, इसमें बताया गया कि पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा प्रदान करना, इसके साथ ही साथ यहां पे आय की असमानता कम करने के लिए इसके साथ ही साथ जीवन स्तर में जो असमानता है और इसके साथ ही साथ गरीब, शोषित, मजदूर और वंचित वर्ग जो हैं इनके कल्याण के लिए भी बताया गया। तो भारत में समाजवाद का स्वरूप डीएस नकारा केस निर्णय जब 1982 में आया उसमें स्वरूप को स्पष्ट किया गया और बताया गया कि पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा प्रदान करना, आय की असमानता कम करना, जीवन स्तर में जो असमानता है उसको कम करना, गरीब, शोषित, मजदूर, वंचित वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करना, इन सारी बिंदुओं पे आधारित भारत में समाजवाद होना चाहिए। और जो भारत की प्रस्तावना में ये जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और जो भारत में समाजवाद का स्वरूप है नेहरू जी की विचारधारा से प्रेरित है। और हमने बताया कि पूंजीवाद सेक्टर और समाजवाद सेक्टर दोनों तरफ से भारत में असमानताओं को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। यही वजह है कि भारत में समाजवाद का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ पे जो एक चीज यहाँ पे स्किप हो गई थी कि देखिए इसमें तो कम कठोर नियंत्रण होता है, यहाँ पे अधिक कठोर नियंत्रण होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई वर्ग है, उसके पास सब कुछ है, और कोई वर्ग है उसके पास कुछ नहीं है। तो इस विचारधारा में यह बताया जाता है कि साम्यवादी विचारधारा में जो भी साम्यवादी समाजवाद है कि एक वर्ग ऐसा है जिसमें कि कुछ नहीं, जिसके पास सब कुछ है, और एक वर्ग ऐसा है जिसमें कि जिसके पास कुछ नहीं है। फिर उन दोनों वर्गों में संघर्ष होगा और संसाधनों का बंटवारा हो जाएगा संघर्ष के बाद। और जब संसाधनों का बंटवारा हो जाएगा तो वहां पे समाजवाद का स्वरूप आ जाएगा। अर्थात जो साम्यवादी समाजवाद या मार्क्सवादी समाजवाद है यह कहीं ना कहीं संघर्ष पर आधारित है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो विचार है साम्यवादी अर्थात मार्क्सवादी, यह संघर्ष पर आधारित समाजवाद है। अर्थात एक वर्ग, मान लीजिए कि मेरे पास 1000 करोड़ की संपत्ति है
और 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। फिर हमारे उन लोगों के बीच में संघर्ष होगा, फिर मेरी संपत्ति को वितरित कर दिया जाएगा उन लोगों में। और जब लोगों में संपत्तियों का वितरण हो जाएगा, अर्थात साधनों का वितरण हो गया यहाँ पे, और जब साधनों का वितरण हो गया तो वहां से कंसेप्ट निकल के आया समाजवाद का। लेकिन यह जो साम्यवादी समाजवाद है, यह संघर्ष पर आधारित साम्यवाद है। और ये जो साम्यवादी समाजवाद से संबंधित देश जैसे कि चीन हो गया, रूस हो गया। रूस में अगर देखा जाए तो लेनिन हो गया, और चीन में देखा जाए तो माओ त्से तुंग हो गया। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद का अगर उदाहरण देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि भारत है। भारत में हूबहू लोकतांत्रिक समाजवाद को नहीं अपना लिया गया है, क्योंकि भारत के समाजवाद के बारे में मैं बता दिया आप लोगों को कि भारत में एक विशिष्ट प्रकार का समाजवाद है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा पूंजीवाद के बारे में, और पूंजीवाद में मैंने बताया कि उत्पादन के प्रमुख साधनों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। जैसे कि यूएसए हो गया, वहाँ पे प्राइवेट या निजी पूंजीपतियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग आए समाजवाद पे, और समाजवाद में बताया कि समाजवाद में जो उत्पादन के प्रमुख साधन है उस पे सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवाद में समाज को सबसे ऊपर रखा जाता है। समाजवाद में गरीब, शोषित, मजदूर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। और समाजवाद में जो साधन है उनके समान वितरण पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमने बताया कि समाजवाद के भी दो स्वरूप दिखाई देते हैं, एक मार्क्सवादी या साम्यवादी समाजवाद है, और एक है लोकतांत्रिक समाजवाद। अगर बात की जाए मार्क्सवादी समाजवाद की, तो इसके उदाहरण चीन और रसिया जैसे देश हैं। अगर बात की जाए लोकतांत्रिक समाजवाद की, तो इसका उदाहरण हम भारत को बोल सकते हैं। जो साम्यवादी विचारधारा है यह लेनिन और माओ त्से तुंग से प्रेरित विचारधारा है, जबकि भारत में जो समाजवाद का स्वरूप है वो नेहरू जी की विचारधारा से प्रेरित है। इसके बाद हमने बताया कि लोकतांत्रिक समाजवाद में लोगों के कल्याण की बात की जाती है, और विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाकर, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया मनरेगा, पीएम आवास योजना, इसके साथ ही साथ हमने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद भूमि सुधार अर्थात जमींदारी उन्मूलन लाया गया था, इन सारी चीज़ों पे हमने बात किया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डीएस नकारा केस 1982 में आया था, उसमें समाजवाद के स्वरूप को स्पष्ट किया गया था। इसके बारे में हमने बात किया और बताया कि उसमें समाजवाद से संबंधित ये चीज़ें बताई गई कि पालने से लेकर कब्र तक की सुरक्षा प्रदान करना, आय की असमानता कम करना, जीवन स्तर की जो असमानता है उसको कम करना, और साथ ही साथ गरीब, शोषित, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना। इस प्रकार का समाजवाद भारत में होना चाहिए। और भारत में जो समाजवाद का स्वरूप है एक विशिष्ट प्रकार का अर्थात मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है, जिसमें कहीं कहीं पूंजीवाद की भी झलक दिखाई देती है और कहीं कहीं लोकतांत्रिक समाजवाद की भी झलक दिखाई देती है। और जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के काफ़ी निकट है। और फिर इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही। गला खराब है मेरा, इस वजह से बहुत लंबी क्लास ले पाना संभव नहीं है। बाकी आगे हम लोग पंथ निरपेक्षता की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग लोकतंत्रात्मक और गणराज्य की बात करेंगे,
जो भी प्रमुख शब्दावलियाँ प्रस्तावना की, उन सब पे बात करके फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।